प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के दौरे पर हैं और अभी अभी जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ उनकी बैठक की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। दोनों के बीच ये मुलाकात बर्लिन में हो रही है। इस साल प्रधानमंत्री की पहली विदेश यात्रा भी है। कई विषयों पर बात होगी। एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय दौरा है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ व्यापार से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। वो एक बिजनेस राउंड टेबल में भी आज शिरकत करेंगे। सीधे आपको बर्लिन लेकर चलते हैं। हमारे संवाददाता, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर वहां मौजूद हैं। आपके लिए बता रहे हैं कि इस दौरे में क्या है खास। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को देवेंद्र, ओलाफ शोल्ज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी फिलहाल जो है ऐसा लगता है कि अनौपचारिक बातचीत की। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ। पहले अनौपचारिक बातचीत होनी है और उसके बाद फिर बायलैटरल टॉक्स होने हैं और उसके बाद आईजीसी की बैठक होनी है। ये एक ऑर्डर रहना है जो कि चांसलर दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर के बीच ये बातचीत होनी है। हमारे साथ बहुत सारे इस समय प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं बारी बारी से और समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोग क्या उम्मीद देखते हो भारत जर्मनी के रिश्तों में और आगे जो बदलाव होने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर के बीच इस प्रकार की बातचीत से क्या एक्सपेक्टेशन है आगे का? नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर अनुषा और डॉक्टर प्रियंका। हम यहाँ का जर्मनी का एक आयुर्वेदा एसोसिएशन जो है उसका बोर्ड मेंबर्स है। इंडियन आयुर्वेदिक प्रोफेशनल सोसाइटी है वो, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे आयुर्वेदा का भी एक्नॉलेजमेंट हो जाए कि आयुर्वेदा मेडिसिन है। और हम मोदी जी को थैंक्स कहते हैं कि उनका आयुष वीज़ा जो है ये तो बहुत हेल्पफुल है और उम्मीद है कि आयुर्वेदा का एक्नॉलेजमेंट। हेल्थ सेक्टर में भारत जर्मनी बहुत कुछ कर सकते हैं। सर, आपसे बातचीत करें कि भारत जर्मनी आगे क्या कुछ कर सकता है, क्या पोटेंशियल आपको दिख रहा है जिसमें इन दोनों देश के जो टॉप लीडर्स अगर आप बैठ रहे हैं, दोनों देशों के प्रमुख बैठ रहे हैं, तो आगे क्या रास्ता खुलना है? पहले हमको इंट्रोड्यूस करेंगे। हम तो फिलिंग एंड श्वार्ज़वाल्ड कब से आ चुका है। तो 12 घंटे ट्रैवल करके दो दिन पहले ही हम लोग यहाँ आ चुका है। और हम लोग यहाँ से प्रोफेशनल्स है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट और सब बड़े बड़े कंपनी में काम करते हैं। और मैंने बहुत सारे मौका हैं यहाँ पे लोगों के लिए, बिजनेस के लिए। और इलेक्ट्रिक व्हीकल उसमें भी बहुत सारे इंडियंस यहाँ तो कंपनीज तो शुरू किया हुआ है। सो आई थिंक देयर इज़ ऑलवेज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड मोदी जी भी यहाँ आया हुआ है। हमको बहुत खुश है उनको मिलके। आज शाम भी उनको मिलते हैं। और भारत जर्मनी को फाइनेंशियल सेक्टर में डिजिटाइजेशन को लेकर बहुत कुछ ऑफर कर सकता है। देवेंद्र बात कर रहे थे वहां मौजूद लोगों से। आपने देखा वहां ज्यादातर जो है भारतीय प्रोफेशनल्स काम करते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं बहुत से। और भारत और जर्मनी के बीच व्यापारिक रिश्ते जो हैं उनमें कई और आयाम जोड़े जा सकते हैं, जैसा कि देवेंद्र भी आपको बता रहे थे। और प्रधानमंत्री जब वहां पर 50 ग्लोबल बिजनेस लीडर्स के साथ मुलाकात करेंगे तो उसमें भी यही बात अहम तौर पर होगी। जहाँ तक ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात है, भारत और जर्मनी के बीच आगे बढ़ने की ओपनिंग है। और हम लोग डेफिनेटली इंडिया के जो स्किल सेट्स है यहाँ पर, जहाँ कमी है स्किल सेट की, इसको डेफिनेटली हम मैप कर सकते हैं। सर, आपसे अगर मैं इसी सवाल को लूँ कि भारत और जर्मनी के तकरीबन 50 जो आज बिजनेसमैन हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे, जो कि इंटरेक्शन जिसमें होगा, को लगता है कि आगे आने वाले वर्षों में भारत और जर्मनी के बीच जो ट्रेड है उसको एक नई उछाल मिलेगी, उस दिशा में चीज़ें जा रही हैं? बिल्कुल मिलेगा। एंड अभी जो आ रहा है जो वही बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट करीब 70 ईयर्स से रिलेशनशिप है। और जब मोदी जी आ रहे हैं अभी और बातचीत होगी। और हम दोनों मुल्क तो बहुत करीब है। और अपॉर्चुनिटीज़ जिन्होंने सारे लोग बताए, तो प्रोफेशनल स्टूडेंट सब के लिए बहुत ऐसा ही चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। तो क्योंकि स्किल सेट तो ज़रूरी है जर्मनी पे अभी, और बहुत सारे लोग ऐसे आ सकते हैं। उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी नहीं है जैसा यूएसए पे H1B का वीज़ा का प्रॉब्लम होता है। इधर उतना ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आप स्किल सेट है आपके पास और आप काम कर सकते हो और कुछ पढ़ सकते हो, कुछ और कर सकते हो ज़्यादा, तो हो जाएगा इधर। आप क्या करते हैं? आई वर्क एज ए सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट फॉर ऑटोमोटिव बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी। सर, आपका क्या नाम है? आप तो बहुत यंग दिख रहे हो। जॉब करते हो, स्टडी कर रहे हो? नहीं, हम भी काम करते हैं यहाँ पे। मैं भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट हूँ। यहाँ 7 साल हो चुके हैं आके। यहाँ पे स्टडीज़ किया, अभी काम कर रहे हैं। और यहाँ पे वीज़ा वगैरह बहुत जल्दी लग जाता है, परमानेंट। आगे का पोटेंशियल कैसा देख रहे हैं भारत और जर्मनी के बीच रिश्तों के लिहाज से, एक दूसरे से कोऑपरेशन के लिहाज से?
बहुत ही अच्छा है। मुझे लगता है आगे भारत और जर्मनी बहुत ही अच्छा करेगा, जैसे अभी सब जगह हो रहा है, और इंडो जर्मनी भी कुछ तरक्की करेगा। बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ओपनिंग्स हैं यहाँ पे फ़िलहाल, और इस तरफ बात भी हो रही है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स चाहिए, और इंडिया में बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं जो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं डायरेक्टली। आप लोगों के बहुत सारे जर्मन फ्रेंड्स भी होंगे, वो क्या सोचते हैं प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, भारत के बारे में, भारत एज ए ग्लोबल पावर के बारे में क्या सोचते हैं वो? उनको हाँ, तो बहुत सारे दोस्त हैं हमारे जो जब भी हम बोलते हैं हम भारत से हैं, तो बहुत सारे सवाल पूछते हैं पहले कि क्या हो रहा है, क्या हाल है, क्योंकि बहुत मीडिया के बारे में देखते हैं हम, जो भी है क्या सच क्या है, क्या हो रहा है। एंड जो हम सारे हैं प्रोफेशनल्स, जो भी हम इंडियंस आते हैं, सारे बड़े काम करते हैं इधर, कोई छोटा मोटा ऐसा काम नहीं करता। जो आते हैं रेस्टोरेंट्स खोलते हैं वो भी सब बड़े लोग करते हैं, और उनको बहुत गर्व है हम पे, और जो हम भी उनके सोसाइटी पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और दे आर ऑल्सो प्राउड ऑफ अस, एंड हम भी वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड दैट वी आर इंडियंस, और सब हो रहा है ऐसे। आपसे मैं इसी सवाल को लूँ, आपके जो जर्मन फ्रेंड्स हैं क्या कुछ सोचते हैं, क्या उनका ओपिनियन रहता है भारत के बारे में, पीएम मोदी के बारे में, वहाँ की सरकार के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में? यहाँ का बहुत सारे जर्मन तो इंडिया को बहुत रेस्पेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से इंडिया जर्मन फ्रेंडशिप है, तो लोगों तो इंडिया को बहुत विजिट कर रहे हैं, उनको कल्चर उनको बहुत पसंद है। सो इसलिए हम भी उनको पसंद है यहाँ, और इसलिए दे फील दैट मोदी इज़ रूलिंग इंडिया, ही इज़ लाइक ए किंग फॉर अस, एंड ऑफ कोर्स ही इज़ अ किंग। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मेरा ये कहना था कि यहाँ पे जर्मन्स जो है, स्पेशली मेरे फ्रेंड्स, और जितना मैं 5 साल क्या करते हो आप? मैं SAP कंसल्टेंट हूँ, तो मैं 5 साल से रह रहा हूँ, और जितना मैं यहाँ देखता हूँ मेरे फ्रेंड्स, उन देर सो मच, मतलब वो इंडिया से इतने ज़्यादा प्रभावित है। मैं यहाँ देखा हूँ लोग 30-30 साल से इंडिया घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे शहरों में घूमे जहाँ हम लोग खुद इतना नहीं घूमे होंगे। हम हमारे इंडिया में जैसे हम काफ़ी, मैं पढ़ाई साउथ से की थी, और फिर मैं हूँ जमशेदपुर का, तो इतना ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है, और ये इतना ज़्यादा पसंद करते हैं उसे। स्पेशली जब भी हम बात करते हैं, दे यूजुअली स्पीक, हम जैसे आजकल मुंबई बोलते हैं, वो बॉम्बे बोलते हैं, और वहाँ के खाने के बारे में तो ये फ़ैन है उसके, सीरियसली वो तो पूरी दुनिया फ़ैन है, एंड लिटरली दैट्स वाई यहाँ का जो हमारा इंडियन क्यूजिन इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। या तो इंडियन डायस्पोरा को भी बहुत उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा भारत और जर्मनी के बीच रिश्तों को एक नया बूस्ट देगा। शिशिर देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, बर्लिन। देवेंद्र की बातचीत आपने सुनी वहाँ मौजूद इंडियन डायस्पोरा के लोगों के साथ। उन्होंने शेयर किया कि जर्मनी के आम लोगों के मन में भारत को लेकर क्या छवि है, कितने प्रभावित हैं वो, और कितने गहरे रिश्ते पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की वजह से भारत और जर्मनी के बीच हैं। और दूसरी तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये मुलाकात, अनौपचारिक मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर शोल्स के बीच इस वक्त जारी है, और इसके बाद औपचारिक तौर पर बातचीत शुरू होगी। फिर एक बार देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, अब ये जो आपने बताया कि 1-to-1 एक औपचारिक मुलाकात होगी चांसलर शोल्स और प्रधानमंत्री मोदी की, उसमें क्या एजेंडे पर है, और ये जो छठा IGC होने जा रहा है, इसमें किन विषयों पर खास तौर पर बात होनी है? और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होनी है सौरभ, उसमें FTA को लेकर एक गतिरोध खत्म करने वाली बात है कि क्या FTA को लेकर भारत और जर्मनी के बीच सहमति बन पाती है, क्या उसमें कदम आगे बढ़ाया जाता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहेगा। इसके अलावा अगर गतिरोध जैसी चीज़ों को देखें तो उम्मीद नहीं जताई जा रही है, और दोनों ही पक्ष, चाहे भारत के लोगों से बात कर लें, विदेश मंत्रालय के टॉप सोर्सेज से बात करें, या जर्मनी के लोगों से बात करें, कोई ये उम्मीद नहीं जता रहा है कि इसमें किसी गतिरोध जैसी कोई बात है। एक चीज़ ज़रूर है कि भारत का जो स्टैंड रहा है यूक्रेन और रसा को लेके, उसको लेकर शायद जर्मनी की तरफ से कुछ पूछा जाए, और उसमें भारत की तरफ से क्लियर है कि जवाब क्या दिया जाएगा, बताया क्या जाएगा, समझाया क्या जाएगा। और भारत के जो टॉप सोर्सेज है वो हमें बता रहे हैं कि जर्मनी उनकी बात को समझेगा, ऐसा उन्हें यकीन है, ऐसा उन्हें भरोसा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत बार बार इस बात को साफ करते रहा है कि भारत शांति का पक्षधर है, भारत बातचीत के जरिए किसी भी समस्या के समाधान का पक्षधर है, और भारत दुनिया में अपने हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके किसी भी देश के साथ कोई और रिश्ता नहीं रख सकता। तो इतनी सारी क्लैरिटी होने के बाद लाजमी तौर पे डिप्लोमेटिक चैनल्स के बीच जब ये सारे फीलर्स रहते हैं, सारे मैसेजेस रहते हैं, और उसके बाद जब आप टेबल पर बैठते हैं तो ये बात साफ समझी जा सकती है कि वहाँ गतिरोध जैसी कोई चीज़ ना दिखे। ट्रेड को लेकर निश्चित तौर पे बहुत कुछ डील ऐसा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ सौरभ ये रहेगी कि क्या FTA पे बात बन पाती है। सौरभ जी, और जहाँ तक आपने रूस और यूक्रेन वाली बात की, जैसे आप थोड़ी देर पहले खुद ही बता भी रहे थे कि जब
इतना कुछ होने के बाद भी यूरोप खुलकर के रशिया के खिलाफ है, पुतिन के एक्शंस के खिलाफ है, तब भी जो व्यापारिक सौदे हैं खास तौर पर एनर्जी को लेकर के वो जर्मनी के खास तौर पर बरकरार हैं। बिल्कुल सौरभ, और तकरीबन 50% जर्मनी रसा से ही इंपोर्ट करता है, और ऐसे में जो देश 50% रसा से इंपोर्ट करता है वो इस बात को समझेगा, और न सिर्फ समझेगा बल्कि उसके पास जाहिर तौर पे ऐसा कोई दबाव का कारण नहीं रहेगा कि वो किसी और देश पे या भारत जैसे देश पे ये बताने या दबाव बनाने की कोशिश करे। तो उसको लेकर, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि इस बातचीत में, आज की जो बातचीत होगी तकरीबन 2-2.5 घंटे का ये पूरा जो बैठकें रहने वाली है, इसमें कोई ऐसा बिंदु नहीं दिखेगा जिसमें कोई गतिरोध हो, क्योंकि दोनों ही देशों को बखूबी मालूम है कि आप बहुत कुछ आगे जा सकते हैं। जैसे यूरोप में जर्मनी भारत का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है, सबसे बड़ा साझेदार है। एफडीआई की अगर बात कर लें सौरभ, तो पिछले तकरीबन 20 साल में जर्मनी टॉप 10 कंट्रीज़ में रहा है भारत में एफडीआई को लेकर, और ऐसे इतना होने के बावजूद संभावनाएं बहुत ज़्यादा असीम है। जर्मनी की अपनी समस्या ये है कि एक तरफ जर्मनी मॉडर्नाइजेशन का एक अलग स्टेप उठाना चाहता है, दूसरी तरफ जाहिर तौर पर मॉडर्नाइजेशन जब आप उठाते हैं तो उसमें एक समस्या रहती है कि जलवायु को लेकर, क्लाइमेट को लेकर आपके सामने कुछ चैलेंजेज आए। लेकिन जर्मनी में ये भी है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव माने जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, और ऐसे में इन दोनों चीज़ में बैलेंस कैसे रखना है, उसमें टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। ग्रीन टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम रहती है, और वहाँ पर बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पर भारत भी उन्हें कंट्रीब्यूट कर सकता है। भारत ने, जैसे कहा यह जाता है सौरभ, कि अमेरिका को अमेरिका बनाने में भारतीयों का भी बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। भारतीय कंपनी या भारत मूल के लोग ने जाके जैसे वहाँ पे परफॉर्म किया, क्या जर्मनी में ऐसा नहीं हो सकता है? इंडियन डायस्पोरा के बहुत सारे लोग इस सवाल को उठाते रहे हैं जर्मनी को लेके। अब ऐसा लग रहा है कि उस दिशा में वो बातचीत खुल रही है। और ग्लोबल सप्लाई चेन की सौरभ बात कर रहे हैं तो ग्लोबल सप्लाई चेन में जर्मनी के साथ ट्रेड भारत के लिहाज से बहुत अहम रहने वाला है, और उस अहमियत को देखते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस साल का ये पहला दौरा यहाँ पे हो रहा है। देवेंद्र, आपके पास हम लौटते रहेंगे। आज दिन भर कई अहम मीटिंग्स हैं प्रधानमंत्री की। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।